नमस्कार, स्वागत है आपका नई खबरों के धुआंधार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और हम फिर से हाजिर हैं तेवर, एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बुलेटिन अभी लेकर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालिद। अभी में यानी कि आपके शहर की हर वो खबर जो हेडलाइन में है और अगले 1 घंटे ये खबरें होंगी, जैसे होंगी आपको मिलेंगी अभी। आज खबरों में बात करेंगे कि लखनऊ में कैसे दिखा नीले ड्रम का खौफ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कैसे नमाज पर छिड़ा दंगल, ट्रेड डील पर कैसे कांग्रेस का हल्ला बोल आज से शुरू होने वाला है। गुरुग्राम में पूर्व कर्नल को सड़क पर पीटने वाले 5 गुंडे कैसे हुए अरेस्ट, दिल्ली में कैसे धरे गए सड़क पर स्टंट करने वाले रीलबाज और जोधपुर में कैसे एक बुजुर्ग महिला से ठग लिए गए 1,85,00,000। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर मेरठ से। नीला ड्रम कांड आपको यहां का याद होगा ही। इसी कांड ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। पत्नी और उसके प्रेमी ने कैसे मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, फिर नीले ड्रम में शव को सीमेंट से सील कर दिया। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, लखनऊ में भी मेरठ जैसा नीला ड्रम कांड देखने को मिला। पिता की हत्या के बाद शव के टुकड़ों को बेटे ने नीले ड्रम में छिपा दिया। आशियाना इलाके में पैथोलॉजी लैब के मालिक की हत्या कर दी गई। 21 साल के बेटे ने पिता को गोली मारी, फिर पिता के शव के टुकड़े किए, सिर को किसी दूसरी जगह फेंक दिया। पुलिस ने नीले ड्रम से मानवेंद्र प्रताप सिंह का धड़ बरामद किया। आरोपी बेटे ने पिता की हत्या की बात भी कबूल कर ली है। दिल दहला देने वाला यह कांड लखनऊ से सामने आया है। मानवेंद्र प्रताप सिंह एक नामी पैथ लैब के मालिक थे। 49 साल के मानवेंद्र 20 फरवरी से लापता थे। बेटे ने घर वालों को पहले झांसा देने की कोशिश की, कहा कि पिता ने कहीं चले जाने की बात कही है या शायद आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद घर वालों को उस पर शक हुआ। गुमशुदगी का मामला पहले से दर्ज था। पुलिस ने जब तलाशी ली तो ग्राउंड फ्लोर में एक नीला ड्रम मिला जिसमें मानवेंद्र की सिर कटी लाश छिपा कर रखी गई थी। सख्ती से जब पूछताछ हुई तो आरोपी बेटे अक्षय ने पुलिस को बताया कि उसी ने अपने पिता का मर्डर किया है। अब बताया यह भी जा रहा है कि पिता बेटे पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का दबाव बना रहे थे। इसी से नाराज होकर, परेशान होकर एक बेटे ने अपने पिता का ही कत्ल कर दिया। तो ये महापाप लखनऊ में एक बेटे ने किया है, पिता की हत्या कर दी, घर वालों को झांसा देता रहा। कभी कहता था कि वो कहीं चले गए हैं, कभी कहता था कि सुसाइड कर लिया है, लेकिन आखिरकार उसका चेहरा बेनकाब ही हो गया। 21 साल के अक्षय ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या की, फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, नीले ड्रम में भर दिया, सीमेंट से सील भी कर दिया। ड्रम में शव और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। कुछ ऐसा ही मेरठ में हुआ था जब मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की थी। थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनके मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। मुलजिम है, उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। अक्षय ने कैसे हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, कैसे अपने पिता को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि दरिंदगी से पिता के शव के टुकड़े किए। 21 साल के अक्षय ने पिता की हत्या की। मानवेंद्र 20 फरवरी से लापता थे। अब मृत मानवेंद्र के घर में मातम पसरा है। परिवार के ही लड़के ने परिवार को दुखों में झोंक दिया है। घर वालों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। 4 दिन से कहाँ लापता है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है हाथ हुआ तब जाके चीज़ें पता चली कि इस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, हमने ऐसा किया है। उनके लड़कों ने हमसे खुद ही बताया कि अंकल मेरे द्वारा ये सब चीज़ें हो गई हैं। तब उसने सही की तो हमने सीधे उसको सबसे पहले, जैसे हम लोगों को जानकारी, सबसे पहले हम उसको थाने पे सपोर्ट किया कि थाने पे उसको जो है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया, भाई तो मेरा चला ही गया एक तरीके से। अब जो करना है उनको करना है पुलिस वालों ने।
आसपास के लोग भी अक्षय की हैवानियत से दहशत में हैं। किसी को इस बात पर यकीन कर पाने में मुश्किल हो रही है कि एक बेटे ने ही अपने पिता की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। बेटा आखिर ऐसा कर कैसे सकता है? तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया है, गोली मार दी। वहीं तक बात नहीं हुई। बात तब ये रिश्ते को तार करने वाली हो गई कि उन्होंने आधी बॉडी को काट के गायब कर दिया, डिस्पोज कर दिया है। और 20 लीटर का करीब एसिड भी अभी बाथरूम में बरामद हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधी बॉडी अभी भी ड्रम में भरी हुई है। अब जिस घर में एक बेटे ने अपने पिता को काट कर नीले ड्रम में भर दिया, वहां अब सिर्फ गम और मातम है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने यहां पर पहुंचकर एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। मेरठ के बाद लखनऊ में नीला ड्रम कांड। लखनऊ में एक बेटे ने बाप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पहले पिता को काटा, फिर नीले ड्रम में भर दिया। करके पिता का मर्डर, गुमशुदगी करा दी दर्ज। ड्रम में मिली आधी लाश, बाकी टुकड़े फेंक आया बेटा। नीला ड्रम, आरी और कसाई बेटा, जिसने सुना वो दहला। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 21 साल के नवयुवक ने, अक्षय प्रताप सिंह ने, अपने पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह की गोली मार के हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस को गुमराह करता रहा। हम इस समय लखनऊ के आशियाना इलाके में मौजूद हैं और 3rd फ्लोर की बात किया जाए तो वहां पर अक्षय ने इस घटना को अंजाम दिया, अपने पिता को गोली मारी और उसके बाद पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन जब इस पूरे मामले में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अक्षय टूट गया और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की अपनी जो घटना थी उसको स्वीकार कर लिया है। तमाम जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गमजदा हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मानवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। मानवेंद्र जी, हम भी आपकी परेशानी समझते हैं, कैसे आप लोगों को इस घटना की जानकारी मिली? लोगों को इसकी घटना की जानकारी कल मिली हुई है। पहले जानकारी तो थी हम लोगों को 20 तारीख को पता चल गया था कि भाई साहब है नहीं, तो कहा हम लोगों ने, हमने कहा ना हो तो FIR कर दीजिए। बोले, लड़के ने ही खुद फोन करके बताया, बोले वो दिल्ली चले गए। तब हम लोगों ने कहा कि गए होंगे तो 1-2 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कॉल ऑल ट्राई की, फोन लगाने की कोशिश की तो फोन ऑन स्विच ऑफ जा रहा था इनका। उसी दिन से रात से करीब 1:30-2 बजे के बाद की घटना है ये। 19-20 को समझिए आप। अरे 20 तारीख को लौट के आए थे, उसके बाद बेटे से झगड़ा हुआ, उसके बाद बेटे ने गोली मार दी। क्या पढ़ाई को लेकर के कोई तनाव था या कुछ और वजह थी? नहीं, इसमें कुछ और वजह थी, पढ़ाई वढ़ाई के लिए तनाव कुछ ऐसी मुझे समझ में नहीं आ गया, ऐसा कुछ है। अब जो भी उनकी वार्तालाप हुई हो, रात में आए करीब 1-1:30 बजे, शादी से आए हैं और बस यही जानकारी मिली हम लोगों को। 1-1:30 बजे आए हैं, रूम पे चले गए अपने और वहाँ पे जो भी बात हुई हो उनकी, जैसा भी मैटर हुआ हो उसकी जानकारी नहीं है। तो सुबह लड़के ने बताया वो पापा दिल्ली चले गए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, गए हैं तो 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, कोई काम से गए होंगे। उसके बाद फोन ऑन ट्राई किया, 1-2 दिन बाद फोन ट्राई किया तो फोन उनके लगे ने स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने FIR करी यही चौकी में अपने, तो उसके बाद जानकारी ये मिली कि लोकेशन टेस्ट की, तो पता नहीं वही लड़का लेके जा रहा था मोबाइल, यहाँ वहाँ घूम रहा, 3 दिन 4 दिन जो बराबर घूम रहा था गाड़ी लेके। तब उसका पूरा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ है, जैसा भी उसने किया। तो फिर बाद में पता चला, कल हम लोगों को पता चला करीब 3 बजे। मानवेंद्र जी की बेटी ने क्या बताया रहा कि उसको भी धमका दिया? वो भी सर, हाँ वही बता रही थी कि वो भी कह रही थी कि हमको कह रहा था गोली मार देंगे अगर तुमने मुंह खोला तो, ये किसी से बताया। तो वो भी सदमे में है, वो भी ज्यादा परेशान है, उस वजह से उसने भी कुछ नहीं कहा, ना घर में किसी को बताया और वो ऊपर से अपना खुद करता रहा। उसमें साथ में कोई है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहा तो अकेले ही रहा।
अक्षय की मानसिक स्थिति ठीक थी पूरी तरीके से? नहीं ठीक, बढ़िया। हाँ, पढ़ाई का ही दबाव था या कोई और वजह भी हो सकती है? दबाव समझिए आप, इससे और कुछ दबाव और चीज की कोई कमी भी तो नहीं है। किसी चीज के दबाव हो, रुपए पैसों का दबाव हो, तो किसी चीज की कमी है नहीं। वो तो आप पढ़ाई की समझ लीजिए दबाव, या फिर साई को कह दीजिए, कुछ भी कहिए कि माइंड ब्रेन क्या है परिस्थिति उसकी, किस वजह से ब्रेन वॉश हो गया? हाँ, यही ऐसा ही कुछ, बस बाकी नहीं कुछ जानकारी मिली। यही कल जानकारी मिली तो हम लोग आए। फिलहाल जो बेटा है अक्षय, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में सनसनीखेज बात सामने ये आई है कि अक्षय ने हत्या करने के बाद पिता के शव को नीचे लेके आया, ग्राउंड फ्लोर पे लेकर के आया, यहां पर शव के टुकड़े टुकड़े किए, हाथ काटा, पैर काटा और उसको दूसरी जहां ले जाकर के फेंक दिया और घर के अंदर रखे हुए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया शव को छुपाने के लिए। लेकिन जब पड़ोसियों ने इस पूरे मामले की जानकारी मानवेंद्र के रिश्तेदारों को दी, दोस्तों को दी, करीबी लोगों को दी, तो पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की है तो उसमें फिलहाल जो बेटा अक्षय है वो टूट गया है और उसने अपने इस गुनाहों को कबूल कर लिया है। लेकिन आशियाना के इस घर में जिस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, अपने ही पिता की बेटे ने बेरहमी से हत्या कर दी, बहन को धमकाता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा, 3 से 4 दिन ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता रहा और आखिर में पुलिसिया पूछताछ में अक्षय टूट गया। लेकिन ये पूरा मामला लखनऊ का है, लेकिन इसने पूरे देश में हैरान कर देने वाला फैक्ट सामने आया है कि किस तरीके से एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पिता पढ़ने को कहते थे और बेटा इसके लिए तैयार नहीं था। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। अब खबर एआई समिट के दौरान हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की। पुलिस ने इस सिलसिले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने थोड़ी देर पहले चिप को कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने कोर्ट से चिप की 7 दिनों की रिमांड की मांग की। इससे पहले पुलिस ने कल उदय भानु को पूछताछ के लिए तिलक मार्ग थाने बुलाया था। पुलिस का कहना है कि उदय भानु पूरे प्रदर्शन की जानकारी उनके पास थी, उन्होंने ही इस प्रदर्शन की रूपरेखा भी तैयार की थी। हालांकि जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस के सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दिए। उसके बाद पुलिस ने पुख्ता सबूत होने पर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस की तरफ से उनकी 1 हफ्ते की रिमांड की मांग की गई। इस मामले में हमें अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 1 गिरफ्तारी आज ही हुई है। और हमारे साथ शोएब रजा जुड़ गए हैं दिल्ली से। शोएब, फिलहाल क्या इस पे अपडेट आ रहा है कोर्ट से? और दूसरी बात यह है कि पुलिस के पास जो सबूत है उसमें क्या क्या चीजें हैं? देखिए, इस वक्त जो सुनवाई है वो चल रही है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 7 दिन की जो रिमांड है वो दी जाए, कोर्ट से गुजारिश की गई है। हालांकि जो वकील है, अगर बात करते हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के उदयभान चिप के, उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है इस रिमांड का। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और इस तरह की कोई रिमांड की गुंजाइश नहीं बचती। वो ये कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन करना नेशनल शेम कैसे है, वो अपना जो बचाव है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि एक जो लॉजिस्टिक है पूरी वो मुहैया कराई गई, उस पूरे मामले में इसकी जांच करना जरूरी है, रिमांड लेना जरूरी है और 7 दिन की कम से कम रिमांड ली जाए ताकि ये पता लगाया जा सके ये टी शर्ट कहाँ छपवाई गई, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया है पुलिस की तरफ से कि उदयभान चिप इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, उन्हीं के कहने पर जो पूरी कॉन्फ्रेंसी है, जो साजिश है वो की गई। तो उदयभान चिप का रिमांड बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। पुलिस के वकील पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। कुल मिलाकर देखना ये होगा कुछ देर के बाद कि कोर्ट की तरफ से किस तरह की बात कही जाती है, क्या रिमांड दी जाती है। जो जितने दिनों की रिमांड की मांग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से की गई है, क्या वो मिलती है या नहीं? चूंकि और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने अभी बाकी हैं, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां करनी बाकी हैं। शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी के लिए। और अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा के भवन तक पैदल मार्च निकाला और पैदल मार्च के विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस विधायकों के इस मार्च की अगुवाई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। तो विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले रोक लिया। ट्रेड डील को लेकर
अलग अलग शहरों में देश के इस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। उसी के मद्देनजर चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन निकाला गया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा तक पहुंचने के लिए तमाम यहां पर नेता पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्हें रोका भी गया। और इस दौरान जब कुछ यहां पर नेताओं से या प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछे गए तो उसमें ट्रेड डील कम और दूसरे स्थानीय मुद्दों को लेकर वो ज्यादा बात करते हुए नजर आए। हरियाणा कांग्रेस का आज विधानसभा के बाहर पैदल मार्च है। ये मार्च यूएस इंडिया ट्रेड डील और मनरेगा और कई मुद्दों को लेकर ये पैदल मार्च जो है वो चल रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इस मार्च की अगुवाई कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन, और क्या क्या मुद्दे हैं? ये विफल सरकार है, ना किसान की, ना मजदूर की, ना व्यापारी, ना कर्मचारी, ना कानून व्यवस्था इनका हर उस पे ऑल फ्रंट फेलियर गवर्नमेंट। सर, कल आईडीएफसी बैंक में भी घोटाला जो है वो सामने आया है। कल आईडीएफसी बैंक का भी एक घोटाला सामने आया, सदन में आपने वो मुद्दा भी उठाया था। हाँ, सो के जागे हैं ये, जबकि एफडी डिपार्टमेंट ने इनको 6 महीने पहले जता दिया था। तो अभी विधानसभा के अंदर भी इसी प्रदर्शन की उम्मीद सर? तो कल कहा इन्होंने उसको दिया, एसीबी को दिया इन्होंने। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। ये पैदल मार्च जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस के तमाम विधायकों के द्वारा। और ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे अभी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर इस समय विफल नजर आ रही है, लिहाजा सरकार को जगाने के लिए ये प्रदर्शन जो है वो किया गया है। और आप सामने ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें अमेरिका ट्रेड डील, किसानों के हक में वापस लो, परिवार परेशानी पत्र खत्म करो, बुजुर्गों का सम्मान, पेंशन का अधिकार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं। और लगातार कांग्रेस जो है वो अब विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रही है। पुनीत परिंजा की ये रिपोर्ट आपने चंडीगढ़ से देखी। देखिए, प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस चंडीगढ़ में ही नहीं कर रही है, इसी तरह की तस्वीरें आपको भोपाल में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि भोपाल में भी कांग्रेस आज प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरने वाली है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज किसान महाचौपाल का आयोजन किया है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स शामिल होंगे। इस महाचौपाल में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अमेरिकी ट्रेड डील का लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसानों के हितों के साथ समझौता किया और अमेरिका के दबाव में आकर ये डील की, इसलिए चंडीगढ़ से लेकर भोपाल तक प्रदर्शनों का दौर जारी है। चंडीगढ़ में जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में पैदल मार्च निकाल के कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महाचौपाल लगाई जाएगी और इस महाचौपाल में खुद आपको राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे। अब राहुल गांधी ने ट्रेड डील के मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस किसान महाचौपाल सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्यों कर रही है। इसकी वजह है मध्य प्रदेश में सोयाबीन और कपास की बड़े पैमाने पर खेती होती है। एमपी सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 स्टेट है। अमेरिका से ट्रेड डील के तहत सोयाबीन का तेल आयात होना है और साथ ही मध्य प्रदेश में सीमांत किसानों की बहुत बड़ी संख्या भी है। कांग्रेस इन किसानों तक भारत अमेरिकी ट्रेड डील का मुद्दा ले जाना चाहती है। और बड़ी बात यह भी है कि इस वक्त देश के कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। प्रदेश का बेसिक सबसे ज़्यादा किसान पीड़ित होगा इस ट्रेड डील से। जो मोदी जी सिलेंडर हुए हैं अमेरिका के सामने, उसका सबसे ज़्यादा असर सोयाबीन के किसान पे होगा जो मध्य प्रदेश में है, उसका कपास के किसान पे होगा, मक्का के किसान पे होगा। मध्य प्रदेश के 70% किसान बिरादरी इस तरह की जो यही फसलें लगाते हुए यहाँ है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, कि उन्होंने यहाँ से उस किसान का संघर्ष चालू किया जो नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प की तलवार के नीचे रख दिया है। तो स्वाभाविक है, बहुत उत्साह है। 3-4 दिन की जो तैयारियां हैं, पूरे प्रदेश के लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे पीएम मोदी और बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। अब अनुराग अमिताभ का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जीतू पटवारी खुद कह रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को होगा। किस लिहाज से इस ट्रेड डील में वो नुकसान की बात कह रहे हैं और महाचौपाल कब होने जा रही है? क्या राहुल गांधी पहुंच चुके हैं?
देखिए, राहुल गांधी तकरीबन 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे और मेरे पीछे जो मंच दिखाई दे रहा है, यहीं पर तमाम बड़े नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठेंगे। भीड़ अभी आना शुरू हो रही है। रहा दूसरा सवाल कि दरअसल मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है, कपास में भी माना जाता है, और राहुल गांधी ट्रेड डील में बात कर रहे हैं कि जो जीरो टैरिफ लागू किया है, उस जीरो टैरिफ का नुकसान कहीं ना कहीं देश के किसानों के साथ मध्य प्रदेश में भी होगा। इसके अलावा जीएम मक्का है और जीएम कपास की बात, जीएम सोयाबीन की बात आ रही है। निश्चित तौर पर ये ऐसा राहुल गांधी का कहना है कि चूंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का या सोयाबीन वहां पर बनता है, हजारों एकड़ के जो वहां पर खेत हैं, यहाँ छोटे छोटे रकबे के किसान हैं, ऐसे में वो मक्का या सोयाबीन यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसे लेकर चूंकि मध्य प्रदेश के साथ बिहार, गुजरात, राजस्थान तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मक्का और सोयाबीन का उत्पादन होता है, और राहुल गांधी के मुताबिक स्टेट डील में जीरो टैरिफ और जीएम मॉडिफाइड मक्के और सोयाबीन के कारण नुकसान होने वाला है, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश चुना है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कल ही उन्होंने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उड़द को जो है उसमें बोनस दे रहे हैं, सरसों पे भावांतर लागू कर रहे हैं, 5 बड़ी फसलों पे, चाहे मूंग हो, उड़द हो, सोयाबीन हो, इन पर जो है इस तरीके की तमाम राहतों की बात कर रही है। इसके अलावा 2026 को किसान कल्याण वर्ष भी घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें तमाम तरीके की राहतें। लेकिन अनुराग, जिस तरह से सरकार की ओर से पूरी एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें बाकायदा बताया गया है कि किसानों के हितों को किस तरह से ध्यान में रखा गया है, जिसमें अनाज के बारे में लिखा गया है, हर चीज के बारे में लिखा गया है, उसके बावजूद भी जिस तरह से किसानों के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी एक भंग फैलाने की कोशिश हो रही है, उसी के मद्देनजर आप कह सकते हैं कि इस वक्त अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने यह मोर्चा खोला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पर विवाद बढ़ गया है। छात्र आज भी यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बरादरी बिल्डिंग के पास नमाज के बाद भारी फसाद खड़ा हो गया। नमाज के समर्थन में और विरोध में छात्र गुटों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ दोनों ही गुट अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विवाद शुरू हुआ 22 फरवरी को, तब जब कुछ मुस्लिम छात्रों ने बरादरी बिल्डिंग के पास नमाज पढ़ी। उसके बाद कुछ हिंदू छात्र ह्यूमन चेन बनाकर नमाजियों को प्रोटेक्ट करते दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बरादरी बिल्डिंग के पास बैरिकेड्स लगवा दी, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। छात्रों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। फिर दूसरा गुट एक्टिव हो गया जो नमाज का विरोध करने लगा और अब कैंपस में भारी तनाव का माहौल है। कल भी प्रदर्शन हुआ। प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। तो अब ये विवाद और बढ़ गया है। आपको बता दें कि ताजा सूरत हाल क्या है। विवाद तब और बढ़ गया जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र 2 गुटों में बंट गए। ये सारा विवाद बरादरी बिल्डिंग के पास नमाज पढ़ने के बाद खड़ा हुआ और अभी हालात ये हैं कि प्रदर्शन चल रहा है और कुछ छात्र नमाज के समर्थन में हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं, जिसके चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी में टेंशन है। ये पूरा विवाद क्या है ये भी जानना जरूरी है। 22 फरवरी को मुस्लिम छात्रों ने बरादरी के बाहर नमाज पढ़ी। लाल बरादरी बिल्डिंग के पास ये नमाज पढ़ी गई। दरअसल छात्रों का कहना यह है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले बरादरी था और इसके अंदर मस्जिद है, ऐसे में उनसे यहाँ नमाज पढ़ने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। जैसे राम मंदिर के अंदर बात हुआ करता था कि मस्जिद है, वैसे यहाँ पे बात होती है कि मस्जिद है, लेकिन ये दावा है कि यहाँ मस्जिद नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि सर्वे कराए, अगर यहाँ मस्जिद हो तो यहाँ पे मस्जिद वो किया जाए, खोला जाए, नहीं तो इस पर बुलडोजर चला के इस लाल बरादरी को खत्म किया जाए। बिल्डिंग एएसआई के अंतर्गत आती है और कहीं भी किसी भी दस्तावेज में ऐसा उल्लेख नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद है। और मस्जिद कितनी भारत में भगवा कलर में या लाल कलर में, अब तो बिल्डिंग बंद हो गई, हम लोग इसके अंदर गए हैं तो अंदर से भगवा है, ठीक है, ऊपर से क्योंकि भगवा से तो एक समाज नफरत करता है। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से सीधे। विशाल, जो आपके साथ छात्र मौजूद थे उनकी ओर से कुछ बातें कही गई हैं। इस वक्त भी अगर आपके आसपास कुछ छात्र, उनसे बात कीजिएगा, आखिरकार विरोध किस चीज को लेकर वो कर रहे हैं? नमाज से क्या उनको आपत्ति है या फिर ये बिल्डिंग मस्जिद नहीं है उसको लेकर उनके आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? देखिए अमित, इस समय मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर मौजूद हूं और ताज़ा जो अपडेट है वो ये है कि खुले में जो नमाज हुई थी उसके खिलाफ, उसके विरोध में आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से लेकर के और बरादरी के गेट तक
छात्रों ने, जो हिंदू समर्थित छात्र हैं, उन्होंने बाकायदा आज हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया और इसी को देखते हुए देखिए जय श्री राम के जो नारे हैं उनका उद्घोष हो रहा है। एसीपी महानगर यहां पर मौजूद हैं, छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन छात्र चाहते हैं कि अगर खुले में नमाज हुई है तो वो हनुमान चालीसा का यहां पर पाठ करेंगे और अगर उनको रोका जाएगा तो वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लखनऊ के यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर तैनात कर दिया गया है और फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी मांगे जो है वो क्या है। जी, आज आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाह रहे हैं, क्या वजह है? हनुमान चालीसा का पाठ तो यहाँ का आम छात्र पढ़ रहा है। हमारा क्लियर है कि हम आज शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए, 25-30 लोग आए ज्ञापन देंगे। हमारी मांगे स्पष्ट हैं। पहली बात तो इस प्रकार की जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनकी स्टूडेंट विंग मांग थी। बादशाह भीम आर्मी, SFI, इस प्रकार के लोग वहाँ थे और ये मैसेज देना से हाथ पकड़ करके खतरा है। किससे खतरा था? मीडिया से खतरा था, पुलिस से खतरा था, कोई हमला तो कर नहीं रहा था। फिर ये क्यों मैसेज देना कि इनको खतरा है? आपने वहाँ ये गड़बड़ किया। दूसरा, तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ता जो थे, समाजवादी पार्टी अनुसूची कार्यकर्ता थे, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, हिंदू है, मान उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश की। इन पे मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया अब तक? भाई एक ऐतिहासिक इमारत को तोड़ने का प्रयास किया गया, कुल्हाड़ी फावड़े से और हाथ में लेकर के आप वीडियो उपलब्ध होंगे आपके पास, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? बैरिकेडिंग गिराई गई, नारेबाजी करे, प्रश्न करे, आप ज्ञापन दे, बाद में ज्ञापन दिया ना, पहले ज्ञापन दे देते। शांतिपूर्वक किसी की मांग होती है, फिर आपने जबरदस्ती एक आप लोग चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई हो और किसी भी स्थान को अगर वहाँ 10 दिन 20 दिन नमाज भी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो मस्जिद हो गई। मस्जिद का मतलब तो है नहीं, मस्जिद जब वक्त मैदान हो गई, यानी उसके नियम है, तो मस्जिद नहीं है ना। आज आह्वान था हनुमान चालीसा के पाठ का, आम छात्रों का आह्वान था, वो कर रहे होंगे, उनको करना भी चाहिए। अगर आप यहाँ का कोई छात्र, किसी पार्टी से प्रेरित छात्र अगर इस प्रकार कार्य करेगा, वहाँ नमाज कराएगा, वहाँ अगर इफ्तार पार्टी कराए, तो वो भी नमाज सोमवार से लेके रविवार, तो आप जानते हैं सोमवार भगवान शंकर का दिन है, मंगलवार बजरंग बली का दिन है, इसी तरह बुधवार भी किसी दिन है, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का दिन है, शुक्रवार संतोषी माता का दिन है, शनिवार शनि भगवान का दिन है, रविवार सूर्य भगवान का दिन है। रोज पूजा करेगा कार्यकर्ता, अच्छा लगेगा क्या? फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये पूरा केंद्र है, ये धार्मिक अखाड़े में कन्वर्ट हो गया है। वजह यह है कि अगर खुले में नमाज हुई है तो जो स्टूडेंट्स हैं, बजरंग दल समर्थित लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो, लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा इलाका है। अच्छा विशाल, एक चीज और बताइएगा तस्वीरों के साथ भी, अभी जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने आपको बताया कि जिन्होंने तोड़ा था वहां पर, बैरिकेडिंग तोड़ दी थी या मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की थी या फिर लाल बरादरी को तोड़ने की कोशिश की थी, वो लोग जो थे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। वो कौन थे? देखिए, जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, बजरंग दल से हैं, बाकी लोग हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है और जो इसके अलावा गो गुट मौजूद हैं, उन्होंने ये काम किया था। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे थे, जिन्होंने बरादरी को तोड़ने की कोशिश की थी, वो लोग कौन थे? वो लोग समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा के लोग थे। और तो देखिए, आप वहां मौजूद लोगों को आप सुन रहे हैं, सपा के लोग होने की बात ये लोग कह रहे हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी है, हालात फिलहाल कंट्रोल में है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम अपडेट्स के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मेरठ के किडवाई नगर में एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चे और एक महिला शामिल है और जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। लेकिन आग इतनी भयावह थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाकर उनको बचाए। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई, दमकल के लोग यहां पर पहुंचे, यानी कि फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोगों ने मिलकर फिर छत के जरिए अंदर घुसे और जो लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाला, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी को बचाया नहीं जा सका। लेकिन दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 बच्चे, एक महिला सहित कुल 6 लोग मौजूद थे। तो मेरठ की तस्वीरें देखने जाए, एक घर के अंदर शॉर्ट सर्किट लगने के बाद अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के जो लोग थे वो मदद के लिए पहुंचे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया अंदर जाने के लिए। जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। राजस्थान के जोधपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। महिला के साथ 1 करोड़ 85 लाख की ठगी हुई है। रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 85 लाख रुपए उनसे ठगे गए। ठग ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया। महिला को 10 दिनों तक डिजिटली कैद रखा और किसी को फोन पर यह बात ना कहने के लिए उस पर दबाव बनाया। ठग ने महिला से कहा कि आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कैनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है। इसमें कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसका कमीशन उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। वेरीफाइड करने के लिए अकाउंट में जमा सारे पैसे सरेंडर करने होंगे। महिला ने SBI से FD तुड़वाकर
1 करोड़ 85 लाख रुपए ठग को ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद महिला पीएनबी गई और 22 लाख रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश की। बैंक को शक हुआ और बैंक कर्मचारी ने उसे साइबर पुलिस के पास ले जाने की बात कही। फिर कर्मचारी महिला को साइबर पुलिस के पास ले गए। इसके बाद पता चला कि महिला पिछले 10 दिनों से डिजिटली अरेस्ट थी और उनसे 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लूट की गई। मैडम आए थे हमारे पास में और उनको आरटीजीएस करना था और बहुत अर्जेंट बेसिस पे करना था। इससे 3 दिन पहले भी वो अपने सारे एफडीआर वगैरह तुड़वा के सेविंग खाते में ले चुके थे। तो काउंटर पे बैठे हुए हमारे स्टाफ को थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि उनको पहले से भी पता था कि ये सारे पैसे उन्होंने अपने सेविंग खाते में अचानक ट्रांसफर करवाए हैं। एफडीआई मैच्योरिटी से पहले ही उन्होंने ब्रेक करवा दी थी। तो उन्होंने जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। रास्ते में गाड़ी में भी हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने हमें बताया कि मैंने एसबीआई में भी 3-4 दिन पहले एक चेक दिया था 1 करोड़ 85 लाख का। तो फिर हम उनको लेके सीधा एसबीआई पहुंचे। वहां जाके हमें पता लगा कि वो फंड ऑलरेडी जा चुका है और हम वहां से उनकी सारी डिटेल्स लेके फिर साइबर क्राइम थाने आए और फिर उनकी कंप्लेंट दर्ज की और आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन हाँ, हमें इस बात की खुशी है कि हम उनके 22 से 30 लाख रुपए, जो सबसे पहले उनको 30 लाख का आरटीजीएस करना था, फिर 22 लाख पे आए थे, वो पैसे हम बचाने में सफल रहे। अब डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये एक साइबर धोखाधड़ी है जिसमें जालसाज खुद को पुलिस, सीबीआई, कस्टम या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं या फोन करते हैं। ये तक गंभीर अपराध जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या बैंक में पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर गिरफ्तारी वारंट दिखाते हैं और किसी को बताने पर फौरन अरेस्टिंग की बात करते हैं, उसे पूरी तड़की से अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, यानी कि किसी भी तरह से उनको अपने साथ ले लेते हैं या फिर अपने बात से उनको ये समझा देते हैं कि अगर वो जो उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है और पैसा अपने पास मंगवा लेते हैं। अभी एक बड़ी खबर आपके अपने शहर अंबाला कैंट से आ रही है, जहां रिसेप्शन पार्टी के दौरान बवाल हो गया। 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक युवक की इसमें मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे अंबाला में एक रिसेप्शन पार्टी में खूनी झड़प देखने को मिली। चाकुओं से ताबड़तोड़ एक पक्ष की तरफ से दूसरे युवक पर हमला किया गया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते ये हमला अंबाला की रिसेप्शन पार्टी में हुआ। रिसेप्शन पार्टी जहां खुशियों का माहौल था, वहां देखिए किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद स्थिति और खराब तब हुई जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वार करने शुरू कर दिए। मामूली सा विवाद उसके बाद देखिए कैसे खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर भिंड हाईवे पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ग्वालियर भिंड हाईवे बनाने की मांग को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने टोल बूथ पर जबरदस्त फायरिंग की और धमकी भरी चिट्ठी फेंककर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश 6 लेन सड़क बनाने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पहुंचे थे। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हाईवे बनाओ या टोल हटाओ। आकाश भदौरिया जैसा अब कोई नहीं मरेगा। बदमाशों ने नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि चाहे उन्हें अपने फ्लैट बेचने पड़े, लेकिन ग्वालियर भिंड हाईवे का काम तुरंत शुरू होना चाहिए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग की गई थी इन बाइक सवारों के जरिए और इन्होंने मांग क्या किया। इन्होंने कहा कि ग्वालियर भिंड हाईवे को 6 लेन किया जाए और उनके इस मांग की चिट्ठी भी एक दी गई है, जिसपे उन्होंने नेताओं से और प्रशासन से मांग की है या तो इसको 6 लेन बनाओ या फिर एक टोल प्लाजा यहां से हटाओ, क्योंकि यहां पर एक शख्स की मौत हुई थी, उस तरह से किसी और की मौत नहीं होनी चाहिए। और जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त देखिए जो टोल कर्मी किस तरह से खुद को बचा रहे हैं नीचे लेटकर, और हेलमेट पहना ये जो शख्स है, आरोपी है, वो फायरिंग करता हुआ अपने साथी के साथ बाइक से आगे निकल जाता है। पंजाब के तरनतारन में एक सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई। पति की स्कूटी पर जा रही नवविवाहिता को युवक ने रोककर 3 गोलियां मारी, साथ ही उसके पति की पिटाई की। बताया जा रहा है कि हमलावर युवती की दूसरी जगह शादी होने से नाराज था। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों इस वक्त फरार हैं।
आरोपी युवती की शादी के बाद उसके घर भी गया और युवती की मां को धमकी दी कि उसकी शादी दूसरी जगह करके उसकी मां ने ठीक नहीं किया। घायल महिला की हालत बेहद गंभीर है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच उसकी जंग जारी है। अभी तक उसे होश नहीं आया है। घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं। देखिए, महिला को गोली मारने के बाद सिरफरा आशिक किस तरह से महिला के पति के साथ हाथापाई कर रहा है, उसे लात घूंसे थप्पड़ मार रहा है। अब खबर है झारखंड के रांची से, जहां पर नगर निगम चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ है। रांची के एक स्कूल में मतदान के दौरान दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। फर्जी वोट डालने को लेकर दोनों पक्ष के बीच कहासुनी हुई, फिर देखते देखते लात घुसे चलने लगे। घटना के दौरान मतदान स्थल के आसपास अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक महिला को फर्जी तरीके से वोट दिलाने की कोशिश की जा रही थी, तभी वहां पर मौजूद विपक्षी दल के प्रत्याशी समर्थकों के साथ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बात को लेकर बवाल शुरू होता है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया, लेकिन तब तक हाथापाई शुरू हो चुकी थी और एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे थे। मामला यह था कि नगर निगम का मतदान चल रहा था। उस दौरान बताया गया कि एक महिला को फर्जी तरीके से वोटिंग के लिए लाया गया था, जिसका विरोध विपक्ष के लोगों ने किया। अब इसके बाद कहासुनी बढ़ी, कहासुनी होते होते हाथापाई तक पहुंच गई। अब हाथापाई आगे बहुत बड़े बवाल में तब्दील हो गई। अब मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने पहुंचकर इस पूरे बवाल को शांत कराया और वहां पर मामले को रफा दफा करवाया। तो रांची की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम के मतदान के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। गुरुग्राम में बीच सड़क बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल से मारपीट की। उन्हें कार से खींच लिया, लात घूंसों से उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बियर की बोतल से गाड़ी के शीशे और लाइट तक तोड़ दी। बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल को अगवा करने की भी इस दौरान कोशिश की। रिटायर्ड कर्नल इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि जिस वक्त ये सब कुछ उनके साथ हुआ, वो अस्पताल में भर्ती अपने पिता की देखभाल के बाद लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी इन बदमाशों की गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद बदमाश इतने बौखला गए कि उनके ऊपर एकाएक हमला बोलना शुरू कर दिया। यही नहीं, गाड़ी में हुए नुकसान के बदले 30,000 रुपए जबरन यूपीआई से ट्रांसफर तक रिटायर्ड कर्नल से करा लिए। जब रिटायर्ड कर्नल ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुनाई तो गुरुग्राम पुलिस ने थाना सेक्टर 50 में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो 5 आरोपी पुलिस के द्वारा इस मामले में तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी और एफआईआर रजिस्टर करने के तुरंत बाद ही पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 5 युवक हैं, ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और 5 की उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष की उम्र के बीच में है। पुलिस के द्वारा 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस गाड़ी में वो लोग सवार होकर के आए थे, वो गाड़ी पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। इन 5 में से 3 युवक हैं वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और जो 2 युवक हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा घटना में संलिप्त 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे मामले में कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। और हमारे साथ अभय पराशर जुड़ गए हैं। अभय, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है कि किस तरह से इन लोगों ने एक रिटायर्ड कर्नल के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि पैसे भी ट्रांसफर करवा लिए? देखिए अमित, 21 तारीख का ये मामला है सेक्टर 50 का, गुरुग्राम में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। असल में पुलिस को ये जानकारी मिली जब रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव ने, उनके साथ जो घटना हुई थी, एक दूसरे कर्नल हैं अभी जो सर्विंग कर्नल हैं, उन्होंने पूरी आपबीती रिटायर्ड कर्नल की ट्विटर पर डाली, एक्स पर डाली। उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस ने मामला दर्ज किया। असल में जो रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव हैं, इनके पिता गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हैं। देर रात ये निकलकर अपने घर जा रहे थे अस्पताल से। उसी दौरान
एक शादी समारोह से लौट रहे 5 युवक जो कि एक दूसरी गाड़ी में थे, उनकी गाड़ी से रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी मामूली सी टकराई। उन लड़कों ने गाड़ी से उतर के रिटायर्ड कर्नल के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि वो लोग शराब के नशे में पूरी तरीके से धुत थे। उन्होंने अपनी जो बियर और शराब की बोतलें थी उनसे रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी के शीशे और हेडलाइट तोड़ दी। रिटायर्ड कर्नल के साथ मारपीट की, उनके सिर पे और चेहरे पर कई वार किए गए। इसके साथ ही उन्हें गाड़ी में किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन जो ड्राइवर था वो इतने नशे की हालत में था कि वो गाड़ी नहीं चला पाया, वरना रिटायर्ड कर्नल को ये लोग लेकर वहां से फरार हो जाते। हालांकि राहत की बात यह है कि खबर पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश में बिजनौर की खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। शहर के नूरपुर मुरादाबाद रोड पर ऑटो और इको वैन की भीषण टक्कर हुई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही जान चली गई। वहीं पर 4 महिलाएं समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका नूरपुर के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। तो बिजनौर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। यहां पर आप टेम्पो देख रहे हैं, एक टेम्पो पलटता है। अब ये देखिए, इको वैन और इको वैन की से बताया जा रहा है कि टक्कर मारा गया था इस ऑटो रिक्शा को, और इस ऑटो रिक्शा में लोग सवार थे, कई लोग मौजूद थे, और ये धक्का मारते हुए इसको पलट देता है। उसके बाद ये वैन आगे की ओर निकल जाता है, जो इस सीसीटीवी में कैद हुआ है। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, किस तरह से यहां पर इको वैन ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार के पलट दिया, जिसमें कई लोग मौजूद थे और एक बुजुर्ग की इसमें मौत हो गई। कल शाम हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में ही बस चला रहा था। कई बार बस में सवार लोगों से उसकी कहासुनी भी हुई, लेकिन बस ड्राइवर बिना किसी की बात माने अपनी रफ्तार से बस चलाता रहा। इस हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल हैं। हादसे में घायल यात्रियों को एसजीपीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए उचित मुआवजे के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। ये वो बस जो हादसे का शिकार हुई, हादसा इस कारण हुआ क्योंकि बस का ड्राइवर नशे में धुत था और अपनी ही धुन में बस चला रहा था, तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। और दिल्ली के मयूर विहार में स्टार सिटी मॉल में कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कार मॉल की पार्किंग में खड़ी थी और इसके अंदर ड्राइवर का शव बरामद हुआ है। ड्राइवर ने आत्महत्या की है या कार के अंदर दम घुटने से उसकी मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। फिलहाल मयूर विहार पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करके उसे सील कर दिया है और आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि इस घटना से जुड़े कोई सुराग मिल सके। तो ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक ड्राइवर की मौत के बाद हड़कंप मच गया, कार के अंदर शव मिला है। अब पोस्टमार्टम के बाद ये गुत्थी सुलझेगी कि मौत किस वजह से हुई है, आत्महत्या की गई है या दम घुटने से मौत हुई है। बहरहाल स्टार सिटी मॉल में पुलिस पहुंची और उसके बाद इस पूरे इलाके को उन्होंने कॉर्डन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के कुख्यात गैंगस्टर जुबैर खान की 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ढोल नगाड़ों से ऐलान कर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जुबैर खान के खिलाफ कोतवाली, कायमगंज और दूसरे थाने में हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में लगभग आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ फर्जी फर्मों के माध्यम से तंबाकू कारोबार से करोड़ों के हेरफेर का भी आरोप है। ये मामला साल 2022 में सामने आया। जीएसटी के अधिकारियों ने उसके घर और गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की तो पता चला कि कैसे फर्जी कंपनियों से वो जुड़ा हुआ था और उसने कई हजार करोड़ का घोटाला किया था। इसके अलावा हत्या की कोशिश के तहत भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं।